पहले 6 कॉरिडोर थे भारत में, स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अब 50 कॉरिडोर हैं, मतलब जो निर्धारित किए गए हैं। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 40% माल ढुलाई की जाती थी, अब राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा 70 से 80% माल ढुलाई निर्धारित की गई है। पहले जो है 300 जिले 4 लेन प्लस हाईवे से जुड़े हुए थे, अब 550 जिले 4 लेन प्लस हाईवे से जुड़े हुए हैं, यानी 4 लेन या उससे अधिक। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है, ठीक है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट केरल में है, और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना, जिनके साथ में उस शहर का नाम नहीं जुड़ा है, जैसे बीजू पटनायक या सरदार पटेल है, ठीक है। इस प्रकार के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में देखेंगे, और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट परियोजनाएं हैं भारत में और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है, ट्रांसपोर्ट में कौन सी योजनाएं इसमें चल रही हैं, वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम योजना के विषय में चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। चलिए, इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य 12मासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्क यानी सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना है, ठीक है। सड़क संपर्क के लिए यानी एक गांव से दूसरे गांव या एक गांव से किसी शहर के लिए सड़क के माध्यम से संपर्क स्थापित करना, ताकि लोगों की आवाजाही आसान हो सके, ठीक है। वहाँ का जो जन सामान्य का जीवन है वो बिल्कुल आसान हो सके, ठीक है। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना है, अर्थात 1000 एवं इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को 3 वर्षों में 500 से 1000 की आबादी वाली बसावटों को 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पूर्वोत्तर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल राज्य यानी उत्तराखंड, इन राज्यों को, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं ये सभी, तो इनको किसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम में अभिनिर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के मामले में इनका उद्देश्य 250 एवं इससे अधिक आबादी वाली बसावटों को सड़कें बनाकर उनसे जोड़ना है, ठीक है। यानी वहाँ पर जो सामान्य क्षेत्र हैं, समतल भूमि वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर 500 से 1000 व्यक्ति की बसावट वाले जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ना है, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर 250 या इससे अधिक की जो बसावट है, अधिक आबादी है, उनको जोड़ना है। आगे देखते हैं भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के विषय में भी देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना देश का सबसे बड़ा राजमार्ग बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ रुपए का निवेश से 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना है। कितने जो पैसा है उसके विषय में देख लीजिए, और किलोमीटर उसके विषय में देख लीजिए। पैसा कितना लगना है? 5,35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 5.35 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इतने रुपए लगने हैं। और इसके निवेश के माध्यम से 34,800
800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना है। ठीक है। भारतमाला परियोजना भारत में बड़ी एवं चौड़ी सड़कें, मतलब बड़ी और चौड़ी जो सड़कें होती हैं उनके विकास के लिए तथा हाईवे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। क्या क्या है इसके अंतर्गत? बड़ी एवं चौड़ी सड़कें। ठीक है। जिसके तहत केंद्र सरकार ने भारत में एक मजबूत हाई स्पीड रोड नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। ठीक है। मतलब जिससे तेज गति से वाहनों को और जो यातायात के साधन हैं उनको तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत है। अगला बिंदु देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। कब हुई? 31 जुलाई 2015। ये तिथि पूछी जा सकती है, डेट पूछी जा सकती है आपसे। इस परियोजना की निगरानी करने वाला मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये भी पूछा जाता है, मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। इस परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं औद्योगिक विकास निगम और राज्यों में लोक निर्माण विभाग हैं, ठीक है, PWD वगैरह, ये इसके कार्य को संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। भारतमाला परियोजना मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में हाईवे नेटवर्क के 50 कॉरिडोर का विकास करना है। पूरे भारत में कितने कॉरिडोर का विकास करना है? 50। ये लक्ष्य है, लक्ष्य पूछे जाते हैं अधिकांशतः परीक्षाओं में, ठीक है, कि इस परियोजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए माल ढुलाई को 70 से 80% तक बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? माल ढुलाई को 70 से 80% तक बढ़ाना, ठीक है, और देश के तकरीबन 550 जिलों में कम से कम 4 लेन वाले हाईवे से जोड़ना है। भारतमाला परियोजना की जो श्रेणियां हैं उनको भी देख लेते हैं। आर्थिक गलियारा, मतलब अलग अलग तरह से गलियारे कॉरिडोर बनाए गए हैं, उनमें श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। तो आर्थिक गलियारा, इसमें सड़क निर्माण परियोजना को दिशा निर्देशों के अनुसार 9000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। कितना? 9000 किलोमीटर, ठीक है। फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर, इसके अंतर्गत आने वाली सड़कों की लंबाई कुल 6000 किलोमीटर है, फीडर रूट के अंतर्गत या इंटर कॉरिडोर के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सड़कों के बीच बेहतर संपर्क के लिए योजना के तहत निर्मित 5000 किलोमीटर की सड़कों तथा राष्ट्रीय गलियारे की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। सीमा सड़क एवं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, यानी बॉर्डर रोड्स जो होते हैं, बॉर्डर पर जो भी रोड बनाए जाते हैं BRO के द्वारा, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो सीमा पर रोड बनाए जाते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती मतलब जो देश के बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र हैं उनमें स्थित शहर एवं दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है, जो सीमा सड़क या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी श्रेणी में आती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश के लिए जो सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे भारत से नेपाल के लिए, भूटान के लिए, बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो सड़क के माध्यम से या चीन के लिए हम सड़क के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं, उसके अंतर्गत ये है, ठीक है। और बंदरगाह कनेक्टिविटी और तटीय सड़क, बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह का मतलब होता है जो समुद्र में समुद्री जहाज जो आते हैं, माल ढुलाई करते हैं या
यातायात के साधन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, बोट्स या बड़े जहाज, ठीक है। तो उसके लिए तटरेखाओं और महत्वपूर्ण बंदरगाहों के साथ बिखरे हुए क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का आदेश दिया है। कितने? 2000 किलोमीटर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसे भी देख लीजिए। यातायात और माल ढुलाई के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण और विकास पर मुख्य जोर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, शेष NHDP कार्य। अंतिम खंड के तहत परियोजना में लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना राजमार्गों के नेटवर्क में ठोस सुधार करेगी। पहले और अब दोनों में अंतर क्या है, मतलब पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है, इसे देख लेते हैं। पहले 6 कॉरिडोर थे भारत में, स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अब 50 कॉरिडोर हैं, मतलब जो निर्धारित किए गए हैं। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 40% माल ढुलाई की जाती थी, अब राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा 70 से 80% माल ढुलाई निर्धारित की गई है। पहले जो है 300 जिले 4 लेन प्लस हाईवे से जुड़े हुए थे, अब 550 जिले 4 लेन प्लस हाईवे से जुड़े हुए हैं, यानी 4 लेन या उससे अधिक बड़े हाईवे 6 लेन 8 लेन हाईवे से जुड़े हुए हैं। कितने? 550। यह जोड़ने की जो है उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की योजना बनाई गई है। दिसंबर 2023 तक 26,418 किलोमीटर यानी 34,800 का 76% का निर्माण के लिए आवंटन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 15,549 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है और संसाधनों को मंत्रालय से जुटाया जाता है। सागरमाला परियोजना देख लेते हैं। सागरमाला परियोजना क्या है? सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी। 2015 में जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बंदरगाह भी मैंने बताया था, पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स होते हैं उनके विषय में, तो उनके आधुनिकीकरण से संबंधित हैं। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तथा बंदरगाहों तक माल के तेजी से और दक्षता एवं किफ़ायती ढंग से आवागमन के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। सागरमाला परियोजना में विकास के 3 स्तंभों पर ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन से 3 स्तंभ हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला स्तंभ है समेकित विकास के लिए समुचित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप तथा एजेंसियों और मंत्रालयों एवं विभागों के बीच परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने के जरिए बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन देना एवं उसे सक्षम बनाना, उसकी क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब पहले क्या होता था कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अनबन रहती थी किसी बात को लेकर, या एक विभाग दूसरे विभाग की बात से सहमत नहीं होता था, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा देरी होती थी, किसी भी कारण वो पहुंचने की भी संभावना रहती थी, तो कोई ना कोई अड़चन आई जाती थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का विकास, विस्तार और नए बंदरगाहों की स्थापना, ये इसके अंतर्गत है, मतलब नए बंदरगाह स्थापित किए जाएंगे। तीसरा है बंदरगाहों के भीतर प्रदेश के लिए और वहाँ से बंदरगाहों तक माल लाने के लिए जो काम में दक्षता लाना है, ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। आगे देखिए,
सागरमाला पहल के तहत जिन जिन विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है उनकी विस्तृत सूची है। बंदरगाहों की अगुवाई में औद्योगिकीकरण पहला है। दूसरा, बंदरगाह आधारित शहरीकरण। तीसरा, बंदरगाह आधारित एवं तटीय पर्यटन। तटीय पर्यटन मतलब जो पर्यटन होता है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बहुत ही एक अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, साथ ही मनोरंजन संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा देना है इसके अंतर्गत। चौथा है लघु समुद्री शिपिंग, मतलब छोटी नाव या छोटे जो जहाज होते हैं उनको अधिक बढ़ावा देना है। तटीय शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन को भी बढ़ावा देना है। पांचवा है जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज रिसाइकलिंग पर जोर देना है। लॉजिस्टिक पार्क और गोदाम, समुद्री जोन सेवाएं, इनको भी बढ़ावा देना है। लॉजिस्टिक पार्क्स मतलब गोदाम, लॉजिस्टिक पार्क्स, वहाँ पर अगर अधिक मात्रा में होंगे तो सामान कम खराब होगा और सामान के आवागमन में भी वो सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, जो सामान आया कहीं से, एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो दोनों ही स्थितियों में हमारे पास में पोर्ट के पास में ही, मतलब जहाँ से सामान उतरा वहीं पास में ही गोदाम का होना बहुत ज़रूरी है। सातवां है दूर दराज के इलाकों में स्थित केंद्रों के साथ एकीकरण, अपतटीय भंडारण और ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। नौवां है विशेष आर्थिक गतिविधियों जैसे ऊर्जा, कंटेनर, रसायन, कोयला, कृषि उत्पाद इत्यादि में बंदरगाहों का विशिष्टीकरण। ठीक है। 10वां है अधिष्ठापन के लिए आधारभूत बंदरगाहों के साथ अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना। ठीक है। 11वां है मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास करना। आगे देखिए उड़ान परियोजना शुरू की गई थी। उड़ान योजना के अंतर्गत, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम यानी इसकी फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के दूरस्थ एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए हवाई जहाज से संपर्क स्थापित करना एवं यात्रा में सुधार करना। ठीक है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी हवाई यात्रा को सुगम बनाना। ठीक है। सस्ती और किफ़ायती दरों पर उसे हवाई जहाज की यात्रा उपलब्ध कराना तथा आसानी से उसे शीघ्र ही जब वो चाहे तब उसके लिए हवाई यात्रा सुगम बनाना या उपलब्ध कराना। दूर दराज के क्षेत्रों का विकास एवं व्यापार एवं वाणिज्यिक में वृद्धि एवं पर्यटन का विकास करना। आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा के लिए सक्षम बनाना और विमानन क्षेत्र में रोजगार सृजन। भाई जब विमानन क्षेत्र में विकास होगा तो रोजगार स्वतः उत्पन्न होगा। ठीक है। कैबिनेट द्वारा नागर विमानन नीति को मंजूरी PIV 15 जून 2016 को दी गई। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नागर विमानन नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला ऐसा अवसर है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक संपूर्ण नागर विमानन नीति लाई गई है। नागर विमानन नीति के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। पहला है भारत को वर्ष 2022 तक 9वें से तीसरा सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार बनाना है। ठीक है। भारत को अब तक क्या है 9वां नागर विमानन बाजार था भारत, लेकिन अब कौन सा नंबर का बनाना है? तीसरे नंबर का। दूसरा पॉइंट है घरेलू टिकटिंग को वर्ष 2015 में 8 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 30 करोड़ करना है।
वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2019 में 127 करना है। 2016 में ये 77 थी। पहले कितनी थी 2016 तक? 77। अब 2019 में कितना करना है? 127। ये लक्ष्य थे इसके। ठीक है। मालवाहक सामान की मात्रा को वर्ष 2027 तक 4 गुना बढ़ाकर 10 मिलियन टन करना है। आम आदमी तक विमान सेवाओं को सुलभ बनाना, बिना सेवा वाले हवाई अड्डों पर क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत 1 घंटे के सफ़र के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपये किया जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए 5 साल घरेलू विमान सेवा देने की शर्त की समाप्ति। लचीली और मुक्त ओपन स्काई और कोर शेयर समझौते किए गए हैं। रखरखाव और मरम्मत संचालन MRO को प्रोत्साहन देकर दक्षिण एशिया में प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। वर्ष 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.3 लाख कुशल कार्मिकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आगे देखिए, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और हेलीकॉप्टर अड्डों को विकसित करना है और नियमों में ढील, आसान प्रक्रिया और ई-गवर्नेंस द्वारा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। नागर विमानन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है। नीति के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना है, सुरक्षा स्थापित करना है, हवाई परिवहन संचालन करना है, रूट प्रसार दिशा निर्देश तैयार करना है और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए 5x20 की आवश्यकता, द्विपक्षीय यातायात अधिकार और कोड शेयरिंग समझौते स्थापित करना है। राजकोषीय समर्थन देना है और राज्य सरकार निजी क्षेत्र द्वारा या PPP मोड यानी PPP मॉडल जो सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो है वो विकसित करके हवाई अड्डे विकसित करना है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाना है। वायु नौवहन सेवाएं और विमानन सुरक्षा, आव्रजन और सीमा शुल्क, हेलीकॉप्टर, चार्टर्स, रखरखाव, मरम्मत और पूरी जांच परिवर्तन, भू प्रबंधन, एयर कार्गो, वैमानिकी, मेक इन इंडिया, विमानन शिक्षा और कौशल, सतत विमानन, विविध और आवश्यक सेवाएं, रखरखाव अधिनियम 1968। नगर विमानन नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है, समय समय पर मंत्रालय के लिए किए गए निर्णय के अनुसार वायबिलिटी गैप फीडिंग VGF प्रत्येक उड़ान पर निम्न कर लगाकर, कर मतलब टैक्स लगाकर सभी घरेलू मार्गों पर दी जाएगी। कैट फर्स्ट और कैट सेकंड मार्गों को छोड़कर RCS मार्गों और छोटे विमानों को भी अनुदान दिया जाएगा। एक विस्तृत योजना हितधारकों के विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत की जाएगी। दूसरा नंबर है, 2004 में 5/20 के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में प्रारंभ संबंधी नियम को एक नियमन के तहत बदल दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए एक स्तंभ के खेल मैदान और एयरलाइनों की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते वह घरेलू संचालन के दायित्व को पूरा करने वाले हों। सभी एयरलाइंस प्रदान की गई और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू कर सकते हैं। वे 20 विमान या कुल क्षमता के 20% विमान तैनात करेंगे। सभी एयरलाइंस
सीटों के औसत संख्या का एक साथ रखकर जो घरेलू परिचालन के लिए अधिक हैं। तीसरा नंबर है नागर विमानन DGCA के महानिदेशक के आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय लचीलापन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी विमानन सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली और सभी विमानन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए एक पारदर्शी एकल खिड़की प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाएगी। एकल खिड़की मतलब एक ही खिड़की से सभी काम निपटाए जा सकें, बार बार कभी किसी ऑफिस उन्हें चक्कर नहीं लगाने पड़े, जिससे उनके काम में जो देरी होती थी वो देरी नहीं होगी, उनके काम में सुगमता आएगी। ठीक है, जो भी काम कराना चाहते हैं इसके माध्यम से रूट प्रसार दिशा निर्देशों RDG को मापदंड तैयार करके युक्ति संगत बनाया गया है, जिसके तहत श्रेणी 1 ट्रंक मार्ग को और अधिक पारदर्शी घोषित किया गया है, जबकि कैट सेकंड और सेकंड A पर तैनात किया गया ट्रैफिक का प्रतिशत कैट 1 पर आधारित पर व्यक्त किया गया है, जो उसके समान है। कैट 1 मार्ग के लिए प्रस्तावित मानदंड 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर। औसत सीट कारक मतलब ये इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अपनी जो है समझ के लिए आप इन्हें याद कर सकते हैं। औसत सीट के लिए कारक जो प्रतिशत है 70% है और सालाना जो ट्रैफिक है वो 5 लाख यात्रियों के बराबर है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के संचालन के तहत कैट 3 का प्रतिशत कम हो जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को सेकंड श्रेणी के मार्गों में हिस्सा शामिल किया गया है। द्विपक्षीय अधिकारों और कोड शेयर समझौते को उदार बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए व्यापार करने में आसानी हो तथा ग्राहकों को पसंद भी दायरा व्यापक हो। ओपन स्काई को पारस्परिक आधार पर सार्क देशों और दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर के देशों में लागू किया जाएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता हकों के आवंटन के लिए सिफारिश की जाएगी, जबकि नामित भारतीय विमानन ने अब तक अपने द्विपक्षीय अधिकारों का 80% भी उपयोग नहीं किया है, लेकिन विदेशी एयरलाइंस देशों ने अपने हिस्से का उपयोग किया है। अभी आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, आगे बने रहें। ठीक है, ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसकी क्षमता में वृद्धि के लिए दबाव डाल रहे हैं। 6वां नंबर है मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र या PPP मोड में हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और विमानन निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रयास जारी रहेगा। भविष्य में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों पर की लागत प्रभावी क्षमता होगी, जहां बचाव और सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI अपने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए प्रयासरत होगा। यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 150 किलोमीटर के दायरे में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी मिलती है, तो ऐसी अवस्था में उसे उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा, जो अभी तक अलग नहीं है। वैश्विक प्रवृत्ति के आधार पर ही वायु नौवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन जारी रहेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरी तरह सामंजस्य युक्त वायु नौवहन प्रणाली, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन ICAO वैश्विक वायु नौवहन योजना विमान प्रणाली ब्लॉक का उन्नयन और आधुनिक प्रदर्शन आधारित प्रौद्योगिकियों और
प्रक्रियाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। 9वां है, सरकार 4 हेलीकॉप्टर केंद्र का विकास करने के लिए अलग से शुरू किए गए नियमों को जारी करके हेलीकॉप्टर के प्रयोग को बढ़ावा देगी। नागर विमानन मंत्रालय सभी एजेंसियों और हितधारकों के समन्वय स्थापित करेगी, जिससे हेलीकॉप्टर में आपातकालीन चिकित्सा सेवा की आधुनिक सुविधा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। 10वां है, 2016 से 17 में जो बजट में रखरखाव, मरम्मत और जांच के बाद मरम्मत MRO के लिए सीमा शुल्क को युक्तिसंगत और माल की निकासी के लिए खासकर उपकरण और उपकरण किट की देखरेख के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति की भी प्रस्तावना की गई है। नागर विमानन मंत्रालय राज्य सरकारों के MRO के काम के लिए वैट शून्य करने के लिए राजी करेगा। भविष्य में बनाए जाने वाले हवाई अड्डों के निर्माण की योजना में MRO विभिन्न सेवाओं के लिए पर्याप्त जगह का प्रावधान भी होगा, जहां कहीं भी MRO की सेवाओं के लिए उचित संभावना होगी। MRO सेवा प्रदाताओं की नीति के अनुमोदन की तारीख से 5 साल की अवधि तक हवाई अड्डे की रॉयल्टी और अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 11वां है, मौजूदा भूसंचालन नीति को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे के साथ प्रतिस्पर्धा स्थापित किया जा रहा है। भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत हवाई अड्डा संचालन यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां 3 भू संचालन एजेंसियां होंगी, जिसमें एयर इंडिया की सहायक कंपनी संयुक्त उपक्रम सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर मौजूद रहेंगी। गैर प्रमुख हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा संचालन भू संचालन की संख्या, यातायात उत्पादन अंदर की तरफ और टर्मिनल निर्माण क्षमता के आधार पर निर्णय लेंगे। हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों सहित सभी घरेलू एयरलाइंस ऑपरेटर सहित सभी हवाई अड्डों पर स्वयं कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जनशक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कर्मचारियों की सीधी भर्ती अनुमति नहीं होगी। अब भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के विषय में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम और उसकी स्थिति के विषय में देख लेते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। पहला है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु, कर्नाटक। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ये पूछे जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर जो जानकारी दी गई थी अभी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो केवल जानकारी के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जो ये दी जा रही है जानकारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, किस शहर में है, इस प्रकार से पूछा जाता है। या फिर शहर दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त शहर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इस प्रकार से। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, पंजाब में। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुन्नूर, केरल में है। ठीक है, और सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत, गुजरात में है। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि में, जो केरल में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो है नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए, डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा में। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, नॉर्मल है। पुणे हवाई अड्डा, पुणे महाराष्ट्र में है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम केरल में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर में है। ठीक है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट केरल में है। और बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना, जिनके साथ में उस शहर का नाम नहीं जुड़ा है, जैसे बीजू पटनायक या सरदार पटेल है। ठीक है, इस प्रकार के। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी असम में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखने हैं ऐसे। ठीक है, और इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने हैं, जैसे LVS अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ऐसे कुछ करके इनके जो शॉर्ट फॉर्म होंगे उनको भी याद रखना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद तेलंगाना में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र में है। शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल मणिपुर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर राजस्थान में है। और मदुरई हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई तमिलनाडु में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। जयप्रकाश नारायण यानी JP नारायण हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, वो है पटना बिहार में। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर कर्नाटक में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की इस कक्षा में प्रमुख जो पर्यटन के क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उनके विषय में पढ़ा है। ठीक है, अनेक योजनाएं अभी छूटी हुई हैं और उनके विषय में अगर समय मिलेगा तो दूसरी कक्षा में कर लेंगे। ठीक है, और आज की कक्षा में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।